आज हम इस वीडियो में राज्य प्रकाशन 2024 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम सेट 1 2023 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब को हल किया था, खंड ब को हल किया था। उसके बाद अब वीडियो के दूसरे भाग में हम दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें स्टार लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि 7.6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधी 8 के अनुपात विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के मैथ वाले बुक में ये हटा दिया गया है, मतलब इसको नहीं पढ़ना हमें। उसके बाद बी है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसे ये कंस्ट्रक्शन से है, रचना से ये क्वेश्चन दिया गया है और ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बी है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण को हल करेंगे और इसमें x और y का मान निकालने के बाद फिर इसमें x और y का मान रख करके m का मान निकालेंगे। दूसरा का b, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 को मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें दोनों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x वाला पद बराबर होना चाहिए या y वाला पद बराबर होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं x वाला पद दोनों बराबर है, अगर दोनों का चिन्ह समान होता है तो हम घटा देते हैं और दोनों का विपरीत चिन्ह होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो इसमें x वाला पद दोनों बराबर है, यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है और दोनों का चिन्ह समान है, प्लस में है, तो इसका मतलब हम घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। अब इसको घटाएंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर भी प्लस हो गया, 2x से 2x कट जाएगा। ये नीचे वाला चिन्ह से हम लोग हल करते हैं, नीचे प्लस है तो यानी कि 4 3 हो गया 7y बराबर, ये भी प्लस में तो 24 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। तो y बराबर 35/7 और 7 से 35 कटेगा 5 बार में, तो y का मान निकल गया 5। अब हमको x का भी मान निकालना है, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रखेंगे, दोनों में रखेंगे सेम आंसर आएगा। तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, y बराबर निकला है 5, तो लिखेंगे यहाँ 2x प्लस y का मान 3 गुणे 5 बराबर 11, 2x प्लस 3 5 15 बराबर 11 होगा। अब 15 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर माइनस करेंगे -4, तो x बराबर आ गया -4/2 और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया -2। अब हमको निकालना है इसमें m का मान। पुनः y बराबर दिया है mx प्लस 3, तो हमको बताना है कि इसमें m का मान कितना होगा। तो हम इसमें x बराबर रख देंगे -2 और y बराबर रख देंगे 5। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना है 5 है, तो 5 बराबर m गुणे x का मान है -2 प्लस 3, 3 को हम ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर -2 से m गुणा करेंगे -2m, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर -2m। अब -2 को लाएंगे बाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो -2/2, जो माइनस होता है हर में नहीं लिखते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो m बराबर निकल गया -1। तो इसमें m का आंसर होगा -1। इसके बाद है
सी। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। सी में लिखा है कोई त्रिभुज है ABC कोई त्रिभुज है और इसमें AB पर बिंदु D है और AC पर बिंदु E है और दिया है कि D समांतर BC है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो पहले हम हमेशा गिवन लिखते हैं, लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC में D समांतर BC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय में क्या है कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं ABC त्रिभुज है और इसमें पर D और E दो बिंदु उसको मिलाने वाली रेखा अगर इस भुजा के समांतर है तो AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC, थेल्स प्रमेय से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में D समांतर BC, D समांतर BC, तो हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC और ब्रैकेट में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब हमको सिद्ध क्या करना है इसमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो हम क्या करेंगे इसमें AD हमको लाना ही है तो हम इसको अब इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा DB बटे AD बराबर EC बटे AE, ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तब हो जाएगा DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हो जाएगा AD में 1 से गुणा करेंगे तो AD ही होगा। तो DB प्लस AD बराबर EC प्लस AE में 1 से गुणा करेंगे तो AE और बटे AE। अब हम DB और AD को जोड़ेंगे। DB और AD को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AB होगा। तो यहाँ लिख देंगे AB बटे AD बराबर, उसके बाद हम EC और AE को जोड़ेंगे। EC और AE को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो लिख देंगे AC बटे AE और हमको सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे EC, लेकिन इसमें AD और AE दोनों हर में है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो हो जाएगा तब AD बटे AB बराबर AE बटे AC, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद है D, 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो बताना भिन्न क्या है। तो जब भी हम भिन्न लिखते हैं तो भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। तो मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x बटे वाई, इसमें x अंश है और y हर है। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, क्वेश्चन में लिखा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x बटे वाई और इसका अंश है x, तो इसमें 1 घटाया जा रहा है तो x में 1 घटा देते हैं, तब वह भिन्न 1/3 हो जाता है, यानी कि हर में किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है और बराबर में लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 में गुणा कर देंगे x माइनस x से, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y में 1 से गुणा करेंगे, y माइनस 3 को ले जाएंगे दाएं साइड और y को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस y हो जाएगा माइनस y और माइनस 3 दाएं साइड जाएगा तो प्लस का 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद पुनः अब लिखेंगे हम लोग दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त
के अनुसार, या केस 2 लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न है हम लोग का x/y, अंश में कुछ भी जोड़ा घटा नहीं जा रहा, हर में क्या जोड़ा जा रहा है 8। तो जब हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाता है 1/4। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 1 से गुणा हो जाएगा 4x बराबर y + 8 को 1 से गुणा कर देंगे तो y + 8। अब हम y को ले आएंगे बाय साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4x - y बराबर 8। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। इसमें देखते हैं यहाँ 3x - y बराबर 3 है, यहाँ 4x - y बराबर 8 है। तो अगर विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं तो दोनों में y वाला पद बराबर है, लेकिन x वाला पद बराबर है नहीं। तो इसमें y वाले पद को बराबर करने की जरूरत नहीं है, और दोनों का चिन्ह माइनस है, एक समान चिन्ह है। तो जब एक समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। अब इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो अब हम -y और ये +y दोनों कट गया, -4x और 3x से घटाएंगे तो बचेगा -x, क्योंकि घटाते तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। और -8 और ये +3 घटाएंगे बचेगा -5, माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 5। अब हम x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, x बराबर 5 निकला है तो लिखेंगे 3 × 5 - y बराबर 3। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो होगा 3 × 5 = 15 - y बराबर 3। अब हम 15 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर 3 - 15। तो -y बराबर घटाएंगे तो 3 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 12, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -12, माइनस कट गया प्लस, तो y बराबर आ गया 12। तो x बराबर निकला 5 और y बराबर 12। और हम लोग का भिन्न क्या है, भिन्न x/y, तो लिखेंगे तो भिन्न बराबर, इसलिए x/y है, x बराबर है 5 और y बराबर है 12, तो हमारा आंसर हो गया 5/12। ई क्वेश्चन है समीकरण x + 1/x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो x का जो भी मान निकलेगा 0 नहीं निकलेगा, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो ई दिया है x + 1/x बराबर 3, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x में 1 से गुणा करेंगे x² + 1 बराबर 3। अब इसके बाद हम x को ले जाएंगे दाएं साइड तो 3x हो जाएगा, तो x² + 1 बराबर 3x। फिर 3x को ले आएंगे बाएं साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x² - 3x + 1 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए अगर हम इसको गुणा करते हैं x² में तो कितना हो जाएगा, ये x² होगा। और x² को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए, गुणा करने पर x² हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हम इसको हल करने के लिए यूज़ करेंगे द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो जो समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है x² + bx + c बराबर 0, ये मानक रूप होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे तुलना करते हैं तो a बराबर होगा 1, b बराबर होगा -3 और c बराबर हो गया 1। ठीक है, अब हम इसके लिए फिर निकालते हैं, इसका विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। तो b बराबर है -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 × a का मान है 1, c का मान 1, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, -4 में 1 से गुणा करेंगे 4 और 9 में से 4 घटाएंगे 5। तो 5 का मान जब 0 से बड़ा होगा, जब हम हल करते हैं व्युत्क्रम निकालते हैं b² - 4ac
जब 0 से बड़ा होता है। दूसरा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। और तीसरा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी कि विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल असमान तथा वास्तविक होते हैं, मतलब बराबर नहीं आते हैं आंसर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है यानी कि विविधकर 0 के बराबर है तो मूल बराबर होते हैं, यानी कि जो भी आंसर x का आएगा वो दोनों एक जैसा आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मतलब 0 से कम है, यानी कि माइनस में आता है। जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब इस समीकरण का हल नहीं होगा और मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये 5 0 से बड़ा है यानी कि इस समीकरण का हल है। तो हम सूत्र लिखेंगे x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b बराबर या माइनस लिखेंगे, b बराबर कितना है -3, तो लिख देंगे -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे बटे 2a। a बराबर कितना है इसमें 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। तो एक बार इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में, और एक बार आएगा आंसर इसका माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, ठीक है, और 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इसके बाद है एफ में दिया गया है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। क्वेश्चन नंबर एफ में वर्ग अंतराल लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद दिया है बारंबारता। तो जब माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका में हमेशा हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, जिसको हम लिखते हैं CF से। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है। और बारंबारता दिया है 5, फिर x, 20, 15, y और 5 है। तो बारंबारता को हम लिखते हैं F से। इसके बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं CF से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, 5 में अगला पद जोड़ेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस x। उसके बाद फिर 5 प्लस x में 20 को जोड़ेंगे, तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25 प्लस x। फिर 25 प्लस x में 15 को जोड़ेंगे, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x में y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। फिर 40 प्लस x प्लस y में 5 को जोड़ेंगे, तो 40 में 5 जोड़ेंगे 45 प्लस x प्लस y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे जो बारंबारता है, तो हो जाएगा 5, 20 5 25, 25 और 15 40 और 5 45। तो ये भी हो गया 45 प्लस x प्लस y। हमेशा ध्यान रखना कि जितना हम बारंबारता को जोड़ते हैं उसका जितना योगफल आए, ये योगफल संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट वाले जो पद के बराबर होता है, बराबर है तभी सही है। और इसमें दिया है कि बारंबारता का योग कितना है 60 है, यानी कि सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटाएंगे 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः माध्यिका इसमें दिया है, माध्यिका बराबर है 28.5, ठीक है। और जो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F और गुणे H, ये सूत्र होता है।
तो एल जो होता है जो माध्यिका का वर्ग अंतराल उसका लोअर लिमिट निम्न सीमा, एन होता है जो बारंबारता का कुल योगफल है, सी एफ होता है ये संचयी बारंबारता, और एच है वर्ग अंतराल का सीमा, मतलब कितना अंतर है, सब में 10-10 का अंतर है, और एफ है बारंबारता। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें माध्यिका दिया 28.5, तो देख रहे हैं 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। ठीक है, तो जब 20 और 30 के बीच में आएगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एल बराबर 20। यहाँ माध्यिका 28.5 दिया है, तो हम 28.5 को चेक करेंगे कौन से वर्ग अंतराल में कि बीच आएगा, तो 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5, तो यही हमारा हो जाएगा वर्ग सीमा, माध्यिका की वर्ग सीमा होगी। तो इसमें निम्न वर्ग सीमा लोअर लिमिट कितना है, 20 है, तो हम एल बराबर सूत्र के अनुसार क्या लिख देंगे, एल बराबर 20 लिखेंगे। उसके बाद ये एफ है बारंबारता, तो ये हमारा जो 20 होगा ये हमारा एफ होगा। ठीक है, तो एफ बराबर हम लिख देंगे 20। इसके बाद है सी एफ, जो सी एफ होता है जो हम लोग का वर्ग सीमा है, माध्यिका की वर्ग सीमा, उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, यानी कि 5 + x, ये हमारा होगा सी एफ। तो सी एफ बराबर लिख देंगे 5 + x, और एन कितना है, बारंबारता का योगफल, और ये कितना है, 60 है, तो एन बराबर 60 लिखेंगे। और एच इसमें कितना दिया है, एच है जो वर्ग सीमा है, 10-10 का अंतर है, तो एच बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, और सूत्र लिखेंगे माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ गुणे एच। माध्यिका दिया 28.5 बराबर एल है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, प्लस n/2 यानी कि n है बारंबारता, बस ये उसका योगफल दिया 60, तो 60/2 माइनस सी एफ है 5 + x, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 5 + x को, और बट्टे एफ कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, और गुणे एच बराबर है 10। तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। इसके बाद हम 20 को ले जाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर 2 से 60 कट गया 30 बार में, तो हो जाएगा 30 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 - x, -5 - x बटे 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे 25 - x बटे 2। 2 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 8.5 में गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 0, 8 × 16 = 17, 17 हो जाएगा बराबर 25 - x। अब x का मान निकालना है, तो -x को ले आएंगे बाएं साइड और 17 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -x जब बाएं साइड आ जाएगा प्लस हो गया, 17 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 25 - 17, और 25 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो x बराबर निकल गया 8। अब x का मान निकल गया, y का मान निकालना है, तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 15, x बराबर निकला है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 + y बराबर 15, तो y बराबर हो गया 15 - 8, और 15 में से 8 घटाएंगे 7, तो आंसर हो गया x बराबर 8 और y बराबर 7। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और इसमें अथवा भी दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 2 घन है, ऐसे 2 घन है और दोनों घन को मिला करके इस तरह का ये 2 घन हो गए, दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो हमको बताना है कि दोनों घन से मिलकर जो घनाभ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि जो घन है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है
घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब बराबर 64, या हम ए से भी लिखते हैं, तो ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं 64। तो जब क्यूब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा घनमूल, इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो इसका निकालेंगे घनमूल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो क्यूब है तो 3 में से बाहर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि घन के एक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई हुई 4, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो घनाभ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, यानी कि घनाभ की लंबाई होगी 8, चौड़ाई होगी 4 और ऊंचाई भी होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दोनों घनों से मिलाकर बने घनाभ की लंबाई, तो L बराबर हो जाएगा 4 + 4, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें निकालना है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, मतलब इसका हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 गुणे LB + BH + HL। तो हम लिखेंगे 2 गुणे लंबाई है 8, यहाँ 8 लिख देंगे, गुणे चौड़ाई है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस फिर चौड़ाई है 4 ऊंचाई है 4, तो 4 गुणे 4 प्लस उसके बाद चौड़ाई है 4 और लंबाई है 8। तो 2 गुणे 8 में 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 4 8 32, अब सबको जोड़ देंगे। तो 2 6 2 8 2 10 के 0 और 4 1 5 3 8, 80 हो गया। 2 में 80 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है 8वां में अगला क्वेश्चन दिया है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें एक गोला डाला जाता है। ये गोला डाल दिया जा रहा है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें पानी में डालते हैं गोले को, तो जितना इसका आयतन होगा, ठीक है, पानी उतना ही ऊपर जाएगा। जितना ये गोला जगह घेरता है पानी में, तो जितना पानी कोई हटाएगा ये पानी उतना ही ऊपर जाएगा। यानी कि जो गोले का आयतन होगा वो इस बेलनाकार बर्तन में जो पानी की ऊंचाई बढ़ेगी उसके बराबर होगा। अगर हम गोले को डालते हैं पानी में, अगर पानी इतना ऊंचा चला जाता है, मतलब जो गोले का आयतन है वो बेलनाकार बर्तन में बढ़ा हुआ पानी का आयतन उसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या r, इसमें व्यास दिया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 12/2, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मान लेते हैं वो इसका व्यास निकालना बेलनाकार बर्तन का, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या
इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम लिखते हैं एच से, तो ये हो जाएगा 3 27, 27 5 32/9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलनाकार बर्तन में पानी का बढ़ा आयतन बराबर गोले का आयतन। यानी कि जितना हम बेलनाकार बर्तन में इस गोले को डालेंगे, जितना पानी बढ़ेगा वो आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर होगा। तो जो बेलन होता है उसका आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम लोगों ने त्रिज्या कैपिटल आर माना है, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका त्रिज्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिखेंगे, पाई से पाई काट देंगे। कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 32/9, तो लिख देंगे 32/9 बराबर 4/3 आर। स्मॉल आर कितना है? 6, लिख देंगे 6 का क्यूब। तो आर स्क्वायर गुणे 32/9 बराबर हो गया 4/3 गुणे 6 का क्यूब, लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? 32/9 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 9 अंश में गुणा हो जाएगा, 32 हर में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9/3 गुणे 32। तो 4 से 32 को काटेंगे, 4 8 32, 3 से 9 कट गया 3 बार में, फिर 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, फिर 4 से, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 6 कटा 3 बार में, फिर 2 से 6 काटेंगे 3 बार में। तो आर बराबर जब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 3 बाहर हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो कितना आ गया? 3 तरीके 9 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है गोले का व्यास, तो गोले का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे आर, तो 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित बिंदु 1 से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु 1 से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं इसमें PQ टावर है, इसमें लिखा हुआ Q शीर्ष है, और P से X बिंदु पर कोई, P से इस दूरी पर कोई बिंदु X है, और वहाँ से X से Q का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। फिर इसमें लिखा है कि बिंदु 1 से 40 मीटर ऊंचाई पर, ये बिंदु X है, इससे 40 मीटर ऊंचाई, मान लेते हैं ये 40 मीटर है ऊंचाई पर बिंदु Y है, और Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो इसके समांतर लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो बताना है टावर PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई बताना है, और PX बताना है कितना होगा। तो ये हो गया 40 मीटर, इसका नाम देते हैं M, तो PM भी हो जाएगा 40 मीटर, और इसको मान लेते हैं H मीटर, और इस वाली दूरी को मान लेते हैं M मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे माना PQ टावर है, और PX बराबर A मीटर, लिख देते हैं PX बराबर A मीटर। फिर उन्नयन कोण है QXP, उन्नयन कोण QXP बराबर 60 डिग्री, और QYM बराबर 45 डिग्री, QYM बराबर 45 डिग्री।
तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज क्यू एम वाई में हल करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू एम वाई में। तो अगर ये ए मीटर है तो वाई एम भी ए होगा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। और इस ऊंचाई को एच है, तो हम इसमें लिखेंगे tan 45। तो tan 45 डिग्री बराबर होता है, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है क्यू एम और आधार है वाई एम, और tan 45 का मान होता है 1। तो 1 बराबर क्यू एम को हम लोग माना है एच, तो एच लिख देंगे, और वाई एम बराबर ए है। तब ये को इधर लाएंगे तो ए बराबर हो गया एच, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी एक्स में, पुनः त्रिभुज क्यू पी एक्स में। यहाँ tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्यू पी बटे पी एक्स, क्यू पी बटे पी एक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर क्यू पी हो जाएगा एच प्लस 40 बटे पी एक्स कितना है ए है, तो हम ए लिख देंगे। अब हम ए को इधर लाते हैं तो हो जाएगा √3 ए बराबर एच प्लस 40। ए बराबर एच है, तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो हो जाएगा √3 एच बराबर एच प्लस 40, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब हम एच को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा √3 एच माइनस एच बराबर 40। इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बराबर 40। तो √3 एक को दाएं साइड ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1। अब हम इसका करेंगे परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करने के लिए जो हर में संख्या होता है वही रहता है, केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो हो जाएगा √3 + 1 बटे √3 + 7। ठीक है, तो अब इसको गुणा करेंगे 40 में, तो हो जाएगा 40 को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे √3 + 1 बटे, अब यह है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, बराबर होता है a² - b²। तो इसको लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 40 √3 + 1 बटे √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 40। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1 और 3 में से घटाएंगे 2, 2 से 40 घटेगा 20 बार में, तो हो गया 20 √3 + 1 मीटर। यानी कि पी एक्स ए ये कितना निकल गया, एच बराबर निकला क्यू एम, इस बराबर कितना निकल गया 20 √3 + 1 मीटर। अब इसके बाद हम निकालते हैं, जब एच जितना होगा उतना ही ए ही होगा, तो हम लिख देंगे इसलिए तब ए बराबर भी होगा 20 √3 + 1 मीटर। और ए किसके बराबर है, पी एक्स बराबर है, तो इसलिए पी एक्स बराबर हो गया 20 √3 + 1 मीटर। अब हमको निकालना है पी क्यू, यानी कि टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे पुनः पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 40 + एच, और एच बराबर कितना निकला है, एच बराबर है 20 और ब्रैकेट में √3 + 1, लिख देंगे 20 फिर √3 + 1 हो गया, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 40 + 20 √3, 20 में 1 से गुणा करेंगे 20, तो 40 और 20 हो गया 60, तो 60 + 20 √3। अब दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 20 × 60 3, 20 कॉमन हो गया तो √3, तो 20 × 3 + √3 मीटर, ये हो जाएगी टावर की ऊंचाई। अथवा दिया है एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं ये एक पुल है और इसके सामने एक नाव है, इसको मान लेते हैं सी, और एक नाव से पुल का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनता है, और 4 मिनट चलने के बाद उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री।
तो हमको बताना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, यानी कि डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इसको मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को ए बी को मान लेते हैं h, सी डी को मान लेते हैं y और डी बी को मान लेते हैं x। माना पुल ए बी की ऊंचाई h मीटर है और बी डी बराबर है x, तो लिख देंगे बी डी बराबर x मीटर, सी डी बराबर y मीटर। और उन्नयन कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। और सी से डी तक जाने में समय कितना लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सी से डी तक दूरी निकाल लेंगे y और डी से बी तक निकाल लेंगे दूरी, और समय दिया है तो पहले हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो जब चाल निकल जाएगा तो इसमें दूरी पता रहेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बट्टे बी डी, ए बी बटे बी डी होगा। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी है, हम लोग कितना माना है h मीटर, h लिख देंगे, और बी डी को हम लोग माना है x, तो x लिख देंगे। तो x को इधर लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3, √3 को एक जगह ले जाएंगे, फिर हम कर देते हैं इसका परिमेयकरण, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब x बराबर हो जाएगा h √3 बटे 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1, x का मान निकल गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इसमें बन रहा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, ए बी बराबर h है और बी सी बराबर x प्लस वाई, तो h बटे x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 में h से गुणा कर देंगे, x प्लस वाई में x से गुणा कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर √3h, और x बराबर कितना निकला है h √3 बटे 3, तो इसमें x का मान रख देते हैं तो y निकल जाएगा। तो h √3 बटे 3 प्लस वाई बराबर √3h, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। h √3 बटे 3 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा √3h माइनस h √3 बटे 3, तो y बराबर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 √3h माइनस h √3, तो y बराबर 3 √3h में से h √3 घटाएंगे, बचेगा 2 √3h बटे 3। ठीक है, अब हम y बराबर हो गया 2 √3 बटे h, और समय कितना लग रहा है, समय बराबर है 4 मिनट, 4 मिनट समय लग रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि सी से डी तक y दूरी तय करने में उसको समय लग रहा है 4 मिनट। तो दूरी लिखेंगे y, समय है 4, और y बराबर निकला है 2 √3h बटे 3 लिख देंगे, और 4 नीचे लिखेंगे, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12, तो 2 √3h बटे 12, और 2 से 12 कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो बचेगा कितना यहाँ √3h बटे 6 मीटर प्रति मिनट, ये निकल गया चाल। अब हमको निकालना है समय, तो x दूरी करने में कितना समय लग रहा है, तो लिखेंगे x
दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी है x और 4 निकला है √3h बटे 6, तो लिखेंगे √3h बटे 6। x बराबर है h √3 बटे 3, तो x का मान रख देंगे यहाँ h √3 बटे 3 और यहाँ हो जाएगा √3h बटे 6। ये 6 चला जाएगा ऊपर, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा h √3 बटे 3 गुणे 6 बटे √3h। तो h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि आंसर कितना होगा 2 मिनट। यानी कि नाव को D से B तक जाने में 2 मिनट का समय लगता है। 5वां क्वेश्चन में 6 नंबर का है। लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। और अथवा में ये क्वेश्चन दिया, इसमें स्टार लगा, मतलब ये हमको पढ़ना नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। तो 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो पहले लिखा है 2 वर्ष पहले, नहीं पहले लिखा है, पहले कंडीशन में है, या केस फर्स्ट लिख देते हैं। इसमें लिखा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः केस 2 में लिखा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो हम निकालेंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। तो अभी x है, तो 2 साल पहले कितना होगा x - 2। मान लीजिए अभी 10 है, तो 2 साल पहले कितना होगा 8 होगा। तो अगर पिता की वर्तमान उम्र x है, तो 2 साल पहले कितना होगा x - 2 वर्ष। उसी तरह पुत्र की उम्र हो जाएगा y - 2 वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन लिखा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो पिता की उम्र है x - 2 और पुत्र की उम्र हो जाएगी 13 गुणे y - 2। तो x - 2 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, 13 से y में गुणा करेंगे, 13y - 13 दूनी 26। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रख देते हैं। x बराबर कितना है 7y, तो x को लिख देंगे 7y - 2 बराबर 13y - 26। यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे समीकरण 1 से। अब y वाले पद को ले आएंगे बाएं साइड और -2 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो 7y - 13y बराबर -26 है, -2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस का 2 हो गया। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6y, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -6y हो जाएगा। उसी तरह 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 -24 होगा, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 24/6, और 6 से 24 कटेगा 4 बार में, तो y बराबर निकल गया 4, यानी कि पुत्र की आयु होगी 4 वर्ष। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो पिता की उम्र निकल जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर है 7y, तो 7 गुणे 4, 7 चौके 28। तो पिता की उम्र हो गई, पिता की उम्र बराबर 28 वर्ष
और पुत्र की उम्र बराबर 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा।